ईरान बेशक अपनी ओर से युद्ध की तैयारियों को लेकर अलग अलग दावे करता हो, लेकिन हकीकत क्या है, अमेरिका ने खाड़ी में अपनी कैसी पकड़ मजबूत कर रखी है, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़े का अभी स्टेटस क्या है। हम आपको लगातार हर बार जब मिलते हैं तो बताते हैं कि इस समय क्या मौजूदा हालात है। सबसे पहला डेवलपमेंट, सबसे बड़ी चीज जो इस समय डेवलप हुई है वो है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो इस इलाके में पहुंच चुका है, इंडियन ओशन के इस इलाके में मौजूद है और माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ सकता है। यानी ब्लॉकेट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर इस समय गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन के आसपास के इलाकों में मौजूद है। पहला है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो अभी इंडियन ओशन में मौजूद है, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहीं पर है अब्राहम लिंकन एक और। इसके अलावा कई ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा कई डिस्ट्रॉयर्स है, यानी यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस त्रिपोली और न्यू ऑर्लियांस भी इस समय इन इलाकों में मौजूद है। देखिए, डिस्ट्रॉयर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब तैनाती इस समय 20-22 साल में सबसे ज्यादा तैनाती इस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सेंट्रल कमांड ने किया। अब इस तरफ चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि और कौन से एयरक्राफ्ट हैं जो मौजूद है। देखिए, यूएसएस बैनरी बिच भी यहां पर लगातार आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है जो रेड सी का इलाका है। रेड सी के इस इलाके में भी यहां पर भी अमेरिका ने अपनी तैनाती की, क्योंकि हूती ने यहां पर लगातार धमकी दी थी कि वो इसको ब्लॉकेट कर देगा। इसके अलावा अगर आप देखें यूएसएस गिराल्ड फोर्ड जो इस समय आप कह सकते हैं इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, उसकी सुरक्षा में तैनात इसको आगे किया गया। अब उसके अलावा आप देखिए ऑस्कर ऑस्टिन और बेलबेक जैसे एयरक्राफ्ट भी, डिस्ट्रॉयर्स भी यहां पर मौजूद हैं। यानी आप अगर इस पूरे नक्शे पे देखें तो आपको नजर आएगा कि इस समय अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तैयारियां या सेंट्रल कमांड की जो तैनाती है वो इस समय कैसी है। इस समय मिडिल ईस्ट के यानी गल्फ ऑफ ओमान या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैयारी कैसी है, फिर रेड सी के पास कैसी है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर भी अमेरिका ने अपनी तैनाती मिडिल ईस्ट में कैसी कर रखी है। यानी इस समय अमेरिका की जो तैनाती है पिछले 22 सालों में 20 सालों में सबसे ज्यादा तैनाती इस समय की गई है, और शायद यही वजह है कि माना जा रहा है कि देखिए अमेरिका किसी बड़े एक और नए जंग के आगाज की तैयारी में है। अब अमेरिका के 3 विशाल और विनाशकारी वॉरशिप अब ईरान की सरहदों पर घेरे हुए हैं, और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आने के बाद अमेरिका की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। कैसे, आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार बुश यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने के बाद क्या इसकी क्षमताएं बढ़ी। देखिए, सबसे पहले अगर इसका वजन अगर आप देखें 10,200 टन से 10,400 टन का है। 3 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी क्षमता इसमें मौजूद है, यानी चलता फिरता आइलैंड है ये। और उसके अलावा क्षमता 20 साल तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकता है, यानी इसको किसी भी आप रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूक्लियर आप इसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर से चलता। और दूसरा इंजन अगर आप देखें 2A4W परमाणु रिएक्टर इसमें मौजूद है, मैं आपको बता रहा था परमाणु रिएक्टर से चलता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट क्षमता कैसी है और क्रू मेंबर कितने हैं, अगर आप देखें एयरक्राफ्ट क्षमता की अगर आप बात करें तो ये है करीबन 60 से 90 फिक्स विंग के इसके ऊपर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, और 5,000 से ज्यादा क्रू मेंबर इस पर तैनात हैं। 5,000 से ज्यादा इस पे लोग हमेशा काम करते हैं, जिसमें मरीन्स भी है। और देखिए कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट इस पे मौजूद है, ये भी आपको दिखाते हैं। F-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, जिसका इस्तेमाल अमेरिका अक्सर बड़े ऑपरेशंस में करता है। इसके अलावा EA-18G, ये है क्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर जैमर्स को जैम करना हो, रेडार्स को चकमा देना हो, या फिर उनके सर्विलेंस को किस तरीके से बर्बाद करना हो, यह काम ये कर सकता है। छोटी नावों और ड्रोन हमलों में बचाव के लिए यह भी तैनात किया जा सकता है। इसके बाद छोटी नावों एंटी शिप मिसाइलों से भी बचाव करने में क्षमता, यानी जो डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉयड है इन एरियाज में, उनको भी एक तरीके का सुरक्षा कवच ये प्रोवाइड कर सकता है। अब रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके अलावा अगर आप देखें एक दिन में 150 उड़ानों की क्षमता है, यानी जो इसका डॉक है, यानी जहां से डेक से ये लगातार उड़ानें भर सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, 150 से ज्यादा उड़ानें भरी जा सकती है इस एयरक्राफ्ट कैरियर से। इसकी क्षमता है, यानी 150 बड़े ऑपरेशन चलाने में सक्षम आप। इसके अलावा एक और बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से 3 वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस समय मौजूद है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहली तैनाती थी यूएसएस अब्राहम लिंकन की, जिसे गल्फ ऑफ ओमान में है और कॉम्बैट ऑपरेशन मुख्य भूमिका के लिए तैनात किया गया है। फिर यूएसएस गिराल्ड फोर्ट, ये समय मिडिल ईस्ट में पोर्ट ऑफ हाइफा के पास है, यानी आप मानते हैं कि इजराइल की सुरक्षा के लिए ईरानी बंदरगाहों की निगरानी, यानी इसकी भूमिका जो मेन है वो इजराइल को पूरी तरीके से सिक्योर करना है, डिफेंस सिस्टम्स पहुंचाना। अब यूएसएस
HW बुश यानी ताकतवर फ्लोटिंग एयरबेस तीसरा एयरक्राफ्ट ये है जो इस समय इंडियन ओशन के रीजन में है और बहुत जल्दी ये अपने ऑपरेशनल एरिया यानी आप कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान के बहुत करीब पहुंच सकता है जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। और अब आपको हमने लगातार ये सारी चीजें बताई, लेकिन हम हमारे खास मेहमानों का रुख भी करते हैं, खास मेहमानों का रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बदलती हुई परिस्थितियां क्या अंदेशा देखे। हमारे साथ संजय मेस्टन सर है। संजय मेस्टन सर, अभी हमने तमाम चीजें बताई कि देखिए ये तैनाती है, ये डिप्लॉयमेंट की गई है, लगातार डिप्लॉयमेंट की जा रही है, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इस इलाके में करीबन 20-22 साल में सबसे ज्यादा सैन्य जमावड़ा किया जाए। जब हम सारी चीजें ये देखते हैं और फिर बातचीत की टेबल को सजाओ देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका की जो तैयारियां हैं, जो मंशा है, वो बातचीत की है। ये तो ऐसा लगता है कि नई सैन्य कार्रवाई की तैयारियां कर रहा है अमेरिका। बिल्कुल सुमित, देखिए बातचीत की तो दोनों कोशिश भी दिखा रहे हैं। आपको पता है अभी अराक्ची भी आ रखे हैं पाकिस्तान में और अभी कुशनर और विटकॉफ भी आने वाले हैं और वो मिलेंगे नहीं, लेकिन वो मैसेजिंग करेंगे, अपने अपने मैसेजेस देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अराक्ची ने ऑलरेडी दे दिया होगा कि उनकी क्या रेड लाइंस है और फिर वो पढ़ेंगे। ये वाली जो अमेरिकन टीम आ रही है फिर वो वहां डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से फोन पे और फिर ये नो गो हो जाएगा। तो बातचीत का जहां तक मेरे को लगता है ये नो गो रहेगी, क्योंकि इस पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है और सबकी इतनी हार्ड लाइन्स हैं। क्या ईरान न्यूक्लियराइजेशन का वो डील मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या दोनों खोलेंगे? मेरे को नहीं लगता है। क्या प्रॉक्सीज को डिसआर्म किया जाएगा? वो बड़ा मुश्किल है। क्या ये अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस उठा देगा? और अगर कुछ डॉटेड लाइन पे साइन भी होता है, मान लिया आज नहीं, आज से 2 हफ्ते के बाद भी या 3 हफ्ते के बाद, इसकी सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा? ये कब तक चलेगी? तो कहने का मतलब ये इतना बड़ा नेवल फ्लोटिला है, डिप्लॉयमेंट है आपका ईस्टर्न मेडिटेरियन से, रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी तक। तो ये तो कोई एक साफ जाहिर है कि ये अगले कॉम्बैट की तैयारी है दोनों साइड की। और ईरान ने भी बोला है कि हमारी मिसाइल क्षमता तो बिल्कुल पूरी है। तो कहने का मतलब है ये एक कॉम्बैट स्टेज की या लड़ाई की स्टेज पे। लेकिन ये हाँ, लड़ाई कहाँ पर होगी? क्या ईरान के मेनलैंड पे होगी? मेरे को लगता है ये अभी ज्यादा इसका फोकस होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और जो बंदर अब्बास में ये जो जागरे माउंटेन्स हैं उसके ऊपर जितना भी इनका डिप्लॉयमेंट होगा कोस्टल बैटरीज का, इसको थोड़ा ये सैचुरेट करके फायर पावर डाल के, और जितनी ये छोटी छोटी असॉल्ट बोट्स हैं IRGC की, उसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, हमारे साथ पाकिस्तान से भी हमारे गेस्ट मौजूद है अली फुरकान साहब। अली फुरकान साहब, जिस तरीके से मेस्टन सर बता रहे थे कि देखिए जंगी तैयारियां चल रही हैं, लगातार अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? क्योंकि बातचीत की टेबल तो वहां सजी हुई है, लगातार कोशिश। देखिए ये तो हम जानते हैं कि फर्स्ट फेज की तरह 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं होगा, 1-on-1 डेलीगेशन का टॉक्स नहीं होगी, लेकिन अभी वहां पर चल क्या रहा है? क्या ईरान की तरफ से वो अपनी शर्तों का मसौदा हमारे पाकिस्तान को दे दिया गया है या इंतजार किया जा रहा है अमेरिकी डेलीगेशन का? जी बिल्कुल, ये डायरेक्ट फेस टू फेस टॉक्स नहीं होंगी, लेकिन इनडायरेक्ट टॉक्स जो है वो चल रही हैं। दोनों वफूद यहाँ आ रहे हैं, तो ये इटसेल्फ एक जो है बहुत बड़ा जो है वो कह सकते हैं एक मैसेज है, एक साइन है कि दोनों अतराफ जो है वो बातचीत चाहते हैं, दोनों अतराफ जो है वो जंग नहीं चाहते हैं। आप देखिए कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड किया तो ईरान ने उसके जवाब में उसको जो है वो किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं की उसकी, और उसके बाद यहाँ पे आना अब्बास अराक्ची जो इस्लामाबाद आए हैं वो खुद इसी ये एक साइन है कि वो बातचीत से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि चीजें जो है वो आगे जाएं इस्लामाबाद। इसलिए जरूर जो है वो यहाँ पे उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, होपफुल है इस्लामाबाद की चीजों आगे बढ़ रही हैं। बैक चैनल राब्ते जो है उनके नतीजों में दोनों अतराफ जो है वो आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में। उनकी अगरचे अभी ये तय नहीं है कि वो फेस टू फेस मीटिंग होगी, लेकिन अगर ये चीजें पेशरफ्त होती हैं और हमें कुछ बताया जा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि अब्बास अराक्ची ने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं पाकिस्तान को, उन्होंने बताया है कि जो दूसरी तरफ है वो कुछ वायलेशन कर रही है उसको मैं माफी चाहता हूँ। तो उनकी अगर कुछ कंसर्न दूर होते हैं, उनको कुछ एतमाद साजी के इक़दाम लिए जाते हैं, तो यकीनी तौर पे दूसरे मरहले में और बहुत जल्द आगे इस्लामाबाद को लगता है कि दोनों सामने सामने बैठ सकते हैं अमेरिका और ईरान। बिल्कुल सर, हमारे साथ रुबिंदर सचदेव सर भी हैं। रुबिंदर सर,
हमने अमेरिका की बात कर ली, हमने इस्लामाबाद की बात कर ली जहां टॉक चल रहे हैं, लेकिन ईरान का जो रवैया है, ईरान पहले से ज्यादा तलखी या फिर ज्यादा आप कह सकते हैं कि हार्ड स्टैंड ले रहा है और ये दिखा भी रहा है कि जहां बातचीत की टेबल पर अमेरिका कोशिश कर रहा था कि हम तैयार हैं, आप कभी हमें सिग्नल तो भेजिए, सिग्नल भेजा लेकिन साफ मना कर दिया कि हम डायरेक्ट डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, हम वायर डिप्लोमेसी करेंगे जैसा चलता आया था। तो क्या ईरान के हाथ में वो प्रेशर पॉइंट अब ट्राई एंड टेस्टेड आ गया है, जिसे हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज का नाम दे रहे हैं, कि अब तो कुछ भी हो जाए, अमेरिका कुछ भी कर ले, ईरान अपनी शर्तों पर ही बातचीत को आगे बढ़ाएगा? थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी विद यू। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो पब्लिक में जो लीडर्स कह रहे हैं, ईरान के भी और अमेरिका के भी और इवन इजराइल के भी जो कह रहे हैं, वो एक लेवल के होते हैं, बट उसके अलावा पीछे बातें हो रही होती है अलग अलग लेवल्स पे, राइट। तो पब्लिक में चाहे जो भी कहें, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अमेरिका भी ये कहता है, ईरान भी ये कहता है, इत्यादि इत्यादि, पर फिर भी दोनों पक्ष फेस टू फेस नहीं तो एट द सेम लोकेशन मिलने के लिए तो आ रहे हैं, तो कुछ तो हुआ बैकग्राउंड में बातें ना, दैट्स वन। सेकेंडली, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा तो मानना है कि इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है जो अभी से पहले दुनिया में नहीं था, ईरान के पास भी नहीं था। ये सुपर वेपन बैटल टेस्टेड भी हो गया है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसमें अमेरिका ने इतनी फायर पावर मारी, इजराइल ने इतनी फायर पावर मारी, पर खोल नहीं पाए हैं अभी तक। तो ये जो सुपर वेपन पैदा हो गया ईरान का, इसको ईरान हमेशा के लिए फुल कंट्रोल में नहीं रखेगा, नहीं रख पाएगा, बट हमेशा ये अपनी डोमिनेंस अब इसे बनाना चाहेगा, चाहे जंग खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए, आना जाना शुरू हो जाए। पर ईरान के पास अब ये कैपेबिलिटी आ गई है, जब चाहे वो इसको डायल अप करके दुनिया को बोलेगा मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहा हूं। फ्यूचर में कभी भी अब कर सकता है ईरान इस तरह का, राइट। बट इसके अलावा इशू जो है, जो मुझे परहैप्स लगता है, ट्रंप को जो प्राइज चाहिए ना इस समय, वो उसको मिल नहीं पाएगा, वो मुश्किल हो रहा है। ट्रंप को जो चाहिए एक क्लियर कट विक्ट्री, सो टू से, और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई, ठीक है, ओके फाइन गुड। उसे मेन जो चाहिए वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान में, जो 60% का करीब 400-450 किलो का, 20% एनरिच्ड है करीब 200 किलो का, जो जिस भी मात्रा में है, जिसको इन सबको ट्रंप कहता है न्यूक्लियर डस्ट। बिल्कुल, ट्रंप को चाहिए वो सारी जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ड्रम्स में हो, कैनिस्टर्स में हो, बड़े बड़े, तेहरान एयरपोर्ट की टैरमैक पे वो पड़े हों, और वहां एक अमेरिकन फौजी प्लेन खड़ा हो, वो सारे के सारे ड्रम उस पे लोड होकर के ईरान से बाहर निकाल के ले जाए जा रहे हों, चाहे जेनीवा, चाहे रशिया, चाहे जहां भी, ताकि ट्रंप कहे देखो मैंने इसका एनरिच्ड यूरेनियम निकाल दिया। अब वो जो पॉइंट जो उसे चाहिए, वो ईरानियंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और सर मुझे लगता है कि ईरानियंस वो पॉइंट या फिर वो बातें मानेंगे ही नहीं, और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि देखिए बातचीत की टेबल भले ही सज गई हो, अमेरिका अपनी तैयारियों में लग चुका है। अमेरिका जब तक अब नेगोशिएशंस में बाधा डालने वाले बड़े कमांडर्स को नहीं मार देता, एनरिच यूरेनियम हासिल नहीं करता, वो भी इस युद्ध से वापस अपने आप को खींचना नहीं चाहते, क्योंकि अब ये अमेरिका की नाक और साख दोनों का सवाल है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दे कि अब लगातार इन बातचीतों के विफल होने की वजह से अमेरिका यह मानता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है आईआरजीसी के वो नए कमांडर जो नहीं चाहते कि बातचीत हो और अमेरिका के साथ जो चलता है। इसी वजह से अमेरिका की एक वो हिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो बातचीत की टेबल पर अब तब आएगा सीरियसली जब वो आईआरजीसी के इन तमाम बड़े कमांडर्स को मार देगा। यानी अमेरिका के ये वो हिट लिस्ट है जो हम आपको 4 बड़े चेहरे दिखा रहे हैं, इसके अलावा कई और बड़े चेहरे भी हैं जो इस समय ईरान के हिट लिस्ट के दावे पर किए जा रहे हैं, जिसमें आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ है अहमद वाहिदी, इसके अलावा मोहम्मद बागेरी है, मोहसिन रेजाई है और इस्माइल कानी। यानी ये तमाम बड़े चेहरे इस समय अमेरिका के रडार पर हैं, जिनको कोशिश की जाएगी कि देखिए जल्दी से जल्दी अगर बातचीत करनी है तो पहले इनको मार दिया जाए।